अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चैप्टर नंबर 13 को स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 13 का नाम है बायोकेमिस्ट्री। बायो केमिस्ट्री। देखिए, आपने बायोकेमिस्ट्री की 9th क्लास में डेफिनेशन थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, थोड़ा बहुत आपको अंदाज़ा होगा कि बायोकेमिस्ट्री क्या है। सही है। अब अगर बायोकेमिस्ट्री की बात की जाए, इस चैप्टर में से जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, भाई ये चैप्टर आपका एमसीक्यू के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे और सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आ रहा होता है। हर साल इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आता है। मतलब इस चैप्टर में से एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा होता है। और ये चैप्टर आपका सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है पूरी बुक में से। एक ये वाला चैप्टर ईजी है, एक नेक्स्ट हमारे पास एटमॉस्फेयर वाला है, वो चैप्टर ईजी है पूरी बुक में से। अब बायोकेमिस्ट्री वर्ड पर गौर करोगे तो आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बायो मीन क्या होता है? बायो मीन लाइफ है। बायो मीन क्या है हमारे पास? लाइफ। और केमिस्ट्री मीन होता है केमिकल रिएक्शंस। बेसिकली केमिकल रिएक्शंस ही है इसका मतलब। सही है। अब कहता है जी हमारी लाइफ और केमिकल रिएक्शंस, यानी कि जिंदगी में कौन कौन से केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, इंसान के जिस्म या जिंदा जानवरों में कौन कौन से केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, उसके नतीजे में कौन कौन सी चीजें बन रही हैं। इन चीज़ों को हमने बेसिकली इस पूरे चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है। बेसिकली जितनी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है उनमें सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें वो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, विटामिन और न्यूक्लिक एसिड। ये चंद एक चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो अगर बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन की जाए तो आपकी बुक में डेफिनेशन नहीं दी गई, डेफिनेशन आपकी बुक में नहीं है। लेकिन अगर हम लिखना चाहें तो बच्चे इस तरह कुछ देखें, आपको दे सकता है डेफिनेशन कि डिफाइन या व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री, डिफाइन बायोकेमिस्ट्री। तो आपको कम से कम डेफिनेशन का तो पता होना चाहिए। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये इसकी डेफिनेशन है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, यह केमिस्ट्री की वो ब्रांच है विच डील विद द स्टडी ऑफ, विच डील विद द स्टडी ऑफ, विद द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस, chemical reactions, structure, composition का स्ट्रक्चर कहते हैं किसी भी चीज़ की तरतीब किस तरह की है, सही साख्त क्या है। कंपोजिशन कहते हैं वो चीज़ कितनी कितनी पाई जाती है। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। तो स्ट्रक्चर कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस, किसी भी शय की अक्कर इन, जो कि मौजूद होती है अक्कर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये सारी की सारी चीज़ें हो रही होती हैं। इसको हम नाम दे रहे हैं इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। इसको क्या नाम दे रहे हैं? बायोकेमिस्ट्री का। देखिए मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ आपको जिंदा जानदारों के हवाले से। ग्लूकोज को तैयार करने वाली चीज़ है पौधे। अब पौधे ग्लूकोज को किस तरह तैयार करते हैं, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर कैसी है, कंपोजिशन कैसी है, किस तरह के केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं ग्लूकोज को तैयार करने के लिए, ये सारी की सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे होते हैं बायोकेमिस्ट्री में। शायद आपने बायोकेमिस्ट्री के हवाले से कुछ टॉपिक बायो के अंदर पढ़े हों, जिस तरह आपने डार्क साइकिल, इस तरह का डार्क कैल्विन साइकिल भी उसको कहते थे। सही, इस तरह लाइट साइकिल भी है, कोई लाइट रिएक्शंस हैं, डार्क रिएक्शंस हैं। सही, वो सारे के सारे हमारे पास बायोकेमिस्ट्री के रेलिवेंट है। आप आगे जाओगे क्रब साइकिल आ जाता है। सही, यहाँ पे शायद ना हो, है क्रब साइकिल है। सही है, तो वो भी हमारे पास बायोकेमिस्ट्री के हवाले से, क्योंकि ये सारे के सारे ऐसे रिएक्शन हैं जो कि जिंदा जानदारों के अंदर हो रहे होते हैं। अब जो चीज़ें बेसिकली हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है बच्चे, वो है हमारे पास प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स वगैरह। सही है। अब देखो मैंने एक बात कही जी, ग्लूकोज किस तरह तैयार होता है, कौन कौन से केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं। आपने ये बेसिकली पढ़ा हुआ है कि ग्लूकोज दो चीज़ों के मिलने से तैयार हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर की। ये जब मिल रहे होते हैं किसकी मौजूदगी में? सन लाइट, यानी कि सूरज की रोशनी की मौजूदगी में। और इसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास है जी क्लोरोफिल की मौजूदगी मिलेंगे। मिलने के बाद हमारे पास कौन सी चीज़ बन जाती है? C6H12O6। देखो हमारे पास इसकी कंपोजिशन अगर देखो ना, कंपोजिशन का मतलब है ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो कंपोजिशन में अगर देखोगे तो हमारे पास सबसे पहले नंबर पर कार्बन है इसके अंदर, सेकंड नंबर पे हाइड्रोजन है और थर्ड नंबर पे हमारे पास इसमें ऑक्सीजन है। ये इसकी क्या है? कंपोजिशन है। कंपोजिशन के बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आ जाती है स्ट्रक्चर। मतलब ग्लूकोज की स्ट्रक्चर कैसी है। ग्लूकोज की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो बच्चे 6 कार्बन इस तरह लगे होते हैं,
सही है। और 6 कार्बन लगने के बाद हमारे पास ग्लूकोज की स्ट्रक्चर इस तरह की कुछ हो रही होती है। ये आगे जाके हमने एक्सप्लेनेशन इसकी करनी भी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अपने जहन में रख लीजिएगा CH2OH, नहीं ये हमारी चीज़ हमारे पास ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है। अब ये सारी की सारी चीज़ें डील कर रहे होते हैं वो हमारे पास बायोकेमिस्ट्री की ब्रांच है। सही चेक कर लो, इसमें कार्बन आपको 6 मिलेंगे, ऑक्सीजन भी 6 मिलेंगे, लेकिन हाइड्रोजन आपको 12 मिलेंगे। सही है। अब इसके बाद ये वाली चीज़ बेशक याद न रखिए, क्योंकि आगे जाके हमने इसको डिस्कस करना है, बेशक इसको भूल जाइएगा भी, लेकिन आपके सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली जो चीज़ें पढ़नी है बायोकेमिस्ट्री के हवाले से वो ये वाली चीज़ है। अब इनका फंक्शन क्या है, बायो केमिस्ट्री के हवाले से कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहली चीज़ हमारे पास इस चैप्टर में पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स। इसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे मौजूद है प्रोटीन्स। थर्ड नंबर पे मौजूद है लिपिड्स। फोर्थ नंबर पे मौजूद है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। और फिफ्थ नंबर पे मौजूद है हमारे पास विटामिन्स। ये चीज़ें पूरे चैप्टर के अंदर आज नहीं पूरे लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स। अगर बेसिकली देखा जाए बच्चे, कार्बोहाइड्रेट्स जो तैयार कर रहे हैं, ये सारी की सारी जो चीज़ें तैयार कर रहे होते हैं ना, ये मैक्सिमम टाइम ये वाली चीज़ तो हर एक जानदार के अंदर पाई जाती है, सारी जानदार के अंदर पाई जाती है, लेकिन ये हर एक जानदार के अंदर मौजूद होती है। सही, विटामिन्स, लिपिड्स, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पौधे तैयार कर रहे होते हैं। कौन सी चीज़ तैयार कर रही होती हैं, पौधे तैयार कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट के मैं अगर एग्जांपल दूं तो इसकी एग्जांपल है ग्लूकोज। ये क्या हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है। अच्छा, सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन हो, लिपिड्स हो, ये तीनों के तीनों सोर्स हैं एनर्जी के। ये किसके सोर्स हैं, एनर्जी के। ये क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी के सोर्स है तीनों के तीनों। अब कार्बोहाइड्रेट जो है ना, ये इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स है। क्या है, इंस्टेंट एनर्जी सोर्स। अब इंस्टेंट का मतलब क्या है, इंस्टेंट का मतलब क्या है, इंस्टेंट का मतलब था फौरी। अब फौरी से क्या मुराद है, यानी हमें एनर्जी फौरन प्रोवाइड कर देता है। आपने कभी देखो, जब रोजे रखते हैं, रोजे रखने के बाद आप फौरन रोजा खोलते वक्त कौन सी चीज इस्तेमाल करते हो, मुंह में मीठा पानी इस्तेमाल कर रहे होते हो, और मीठे पानी के अंदर जो चीज इस्तेमाल कर रहे हो वो ग्लूकोज होती है। वो कौन सी चीज होती है, ग्लूकोज। अब आप मीठा पानी ही क्यों पी रहे होते हो, आप साथ में पराठा वगैरह बना के उसके लिपिड डाल के वो खा लो या गोश्त खा लो, आप ये कार्बोहाइड्रेट ही क्यों इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जो खजूर है, खजूर के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, टोटली कार्बोहाइड्रेट है। सही, आप हमेशा उसी चीज़ का इस्तेमाल करते हो। इसके पीछे रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि जब ये चीज़ पीते हैं आपको फौरन एनर्जी देते हैं, जबकि ये वाली जो चीज़ें हैं ये आपको कुछ अरसे के बाद एनर्जी प्रोवाइड करना शुरू कर देती हैं। सही है। तो पहले नंबर पे ये याद रखिएगा, हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये इंस्टेंट एनर्जी सोर्स होते हैं, ये आपको फौरन एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं। जबकि प्रोटीन जो होते हैं ये आपके मसल्स वगैरह बिल्ड कर रहे होते हैं। सही, बिल्ड एनर्जी के सोर्स भी हैं, बिल्ड्स। ये इसमें एग्जाम में मैंने नहीं देखा कभी कोई चीज़ आई हो, लेकिन आपको पता हो, बिल्ड्स मसल्स। लिपिड्स की बात करूं तो कहता है ये एमरजेंसी एनर्जी सोर्स है। ये क्या हमारे पास एमरजेंसी एनर्जी सोर्स है, एनर्जी सोर्स। अब इमरजेंसी एनर्जी सोर्स से क्या मुराद है, कोई बच्चा आप में से, इमरजेंसी एनर्जी सोर्स से क्या मुराद है। देखो, कभी कोई बंदा बीमार होता है ना, देखो जब भी कोई बंदा बीमार होता है, अगर तो उसकी सेहत अच्छी है, उसको ट्रिपें वगैरह लगती रहती हैं, लेकिन अगर वो 1 महीने तक बीमार है ना, वो जब आता है हॉस्पिटल से वो बिल्कुल सुकड़ा सा, यानी बिल्कुल पतला सा हो जाता है। अब होता क्या है उसके पीछे रीज़न क्या है। जब जाता है वो पेट बड़ा होता है, जब आता है पेट खत्म हो जाता है। और ये होता है, याद रखिएगा, ये वाली चीज़ होती है। क्या होता है कि वो इमरजेंसी एनर्जी सोर्स है, उस वक्त आप कोई चीज़ खा भी नहीं सकते, लेकिन जो आपके अंदर एनर्जी स्टोर है पहले से, सही, जो मोटापा होता है ना वो असल में एनर्जी स्टोर हुई होती है आपके अंदर। वो कहते हैं ना, वर्जिश करो, एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करने के बाद आप डाइट थोड़ी सी फॉलो करो, वो डाइट फॉलो करने के बाद क्या होता है कि आपकी वही एनर्जी यूज हो रही होती है।
सही, जब आप डाइट करते हैं, डाइट करने के बाद आपका जिस्म में आपको ऊपर से इतनी एनर्जी नहीं मिल रही होती, जो फिर क्या कहता है, आपका जिस्म खुद ब खुद जो एनर्जी आपके जिस्म में स्टोर हुई होती है उसी को यूज़ करना शुरू कर देता है। जब उस एनर्जी लिपिड्स वगैरह आपके यूज़ होते हैं, यूज़ होने के बाद आपका मोटापा ऐसा ऐसा कम होना शुरू हो जाता है। सही है, तो ये हमारे पास क्या है, इन एमरजेंसी एनर्जी सोर्स है। तो कम से कम थोड़ी बहुत सेहत होनी चाहिए, अगर मतलब बीमार भी हो जाए तो अपने आप को डिफेंड कर सके। सही है, अगर मैंने इस तरह की एग्जांपल देखी है कि जो बंदे बिल्कुल पहले ही सूखे से होते हैं ना, मैक्सिमम बंदों के अगर वो इतने अरसे तक बीमार हैं उनकी डेथ भी हो जाती है। क्या होता है कि उनके जिस्म में इतनी एनर्जी बांध नहीं रही होती। सही, एक चीज़ तो वो बोतलों के जरिए से देते रहता है, पानी और ग्लूकोज वगैरह, लेकिन एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है आपके जिस्म को। सही है, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद आ जाओ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड आप जानते हो, न्यूक्लिक एसिड में दो चीज़ें हैं, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए को कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड, इनका जो फंक्शन अगर देखा जाए इंसान के जिस्म में, क्या फंक्शन है भाई, आपके जिस्म में खुसूसियात को एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ट्रांसफर करते हैं। क्या करते हैं, ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। ये एक नस्ल से दूसरी नस्ल में खुसूसियात को मुंतकिल कर रहे होते हैं। और आपके जिस्म में जितनी भी प्रोटीन्स बन रही होती हैं बच्चे, वो याद रखिएगा वो किस वजह से बन रही होती हैं, आरएनए की वजह से। आरएनए आपके जिस्म में जितना भी गोश्त बन रहा है ना, उसको बनाने का अगर बेसिकली फंक्शन देखा जाए ना, वो किसका है हमारे पास, आरएनए का। भाई इसके बाद हमारे पास लास्ट में जो विटामिन्स को ना एसेसरी पिगमेंट्स कहते हैं, या एसेसरी सब्सटेंस कह सकते हैं। एसेसरी सब्सटेंस है। अब एसेसरी का मतलब क्या है, एसेसरी, अच्छा कभी मोबाइल वाली दुकानों के ऊपर बाहर देखा है, वो कुछ उन्होंने लिखा जो एसेसरीज, इससे लिखा था एसेसरीज। अब एसेसरीज से क्या मुराद होता है, मैंने कहा ये एसेसरी सब्सटेंस है, इसका आपको जिस्म में ना तो एनर्जी प्रोवाइड करती है ना कुछ भी नहीं प्रोवाइड कर, लेकिन एसेसरी हैं, ज़रूरी हैं। सही है, मैं जिस तरह आपको एग्जांपल देता हूँ, आप मोबाइल है ना, मोबाइल के साथ कुछ चीज़ें आती हैं, मतलब मोबाइल तो आपका बेसिक कंपोनेंट है ना, मोबाइल तो उन्होंने देना ही देना है, लेकिन इसके साथ चार्जर है, हैंड फ्री है, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें और कुछ मैनुअल वगैरह दिए होते हैं। अब मोबाइल के अलावा जितनी भी बाकी चीज़ें हैं ये एसेसरीज हैं, देखिए हमारे पास एसेसरीज है। देखो आपका बेसिक कंपोनेंट मोबाइल है, लेकिन एक वक्त आएगा इसका चार्जिंग खत्म हो जाएगी, और दोबारा चार्ज करने के लिए आपको क्या चाहिए, चार्जर चाहिए। सही है, तो विटामिन्स बेसिकली एसेसरी हैं, कोई फंक्शन नहीं होता, ये आपके जिस्म में रिएक्शन को कैटलाइज कर रहे होते हैं। सही है, मैक्सिमम विटामिन्स आपके फ्रूट से आ रहे होते हैं। अगर विटामिन की कमी हो जाए तो आपके जिस्म में प्रॉपर रिएक्शन नहीं होंगे, जब प्रॉपर रिएक्शन नहीं होंगे तो याद रखिएगा हमारे जिस्म में कुछ ना कुछ डिफेक्ट पैदा होने शुरू हो जाएंगे, ग्रोथ रुक जाएगी। सही, इसलिए वो कहते हैं आपको विटामिन की कमी है, विटामिन की कमी की वजह से क्या होती है, आपकी ग्रोथ वगैरह रुक जाती है। सही है, ये बात आपने याद रखनी है। यही हमारे पास बेसिक सा इंट्रोडक्शन है बायोकेमिस्ट्री के हवाले से। अल्लाह हाफिज़।